बेटा पहली एंट्री प्रोसेस सी में कहां से आएगी? प्रोसेस बी से जो माल ट्रांसफर हो रहा है 9,500 यूनिट 10 लाख रुपए की। तो 9,500 यूनिट आई बेटा हमारे पास 10 लाख। अब प्रोसेस सी में हमने और खर्चा करना शुरू करा। तो बेटा मटेरियल लगाए, लेबर लगाए और ओवरहेड्स लगाए। तो 5 लाख का खर्चा हमने इस प्रोसेस में भी कर दिया। इस वाले प्रोसेस का जो पास्ट एक्सपीरियंस है बेटा वो है 10% लॉस का। हमें पता है कि 10% माल खराब हो जाएगा पहले से। तो 9,500 का बेटा अगर 10% माल मुझे पहले से पता है खराब हो जाएगा, तो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कितना माल खराब हो जाना चाहिए? ये कौन सा लॉस होता है? नॉर्मल। और नॉर्मल लॉस की क्वांटिटी तो कम कर देते हैं लेकिन वैल्यू कम नहीं करते। लेकिन अगर नॉर्मल लॉस हुआ और हमने उसकी क्वांटिटी तो कम कर दी, वैल्यू कम नहीं करनी, क्योंकि मैं चाहता हूं उसको उसकी जो कॉस्ट है वो बाकी की गुड यूनिट्स की कॉस्ट में शामिल हो जाए, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से चार्ज हो जाए, ये हम चाहते हैं। अब स्क्रैप डीलर आता है और ये 950 यूनिट जो मेरे लिए खराब है वो कबाड़े के भाव ले जाता है। हर यूनिट के मुझे कुछ पैसे मिल जाते हैं, मान लो 100 रुपए हर यूनिट के, आपको कुछ पैसे मिल जाते हैं बेटा। इन 950 यूनिट के 100 रुपए ज्यादा हो गए, 50 रुपए लगा लेते हैं। हर यूनिट के अगर 50 रुपए मिल जाए तो क्या उससे मेरी कॉस्ट कवर नहीं हो जाएगी? कुछ मैंने खर्चा लगाया 10 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 1 लाख, टोटल 15 लाख का खर्चा हो गया। मैं चाहता हूं जितना भी मेरा खर्चा है वो सारा का सारा गुड यूनिट्स का कॉस्ट का पार्ट बन जाए, ठीक है। लेकिन जो माल बेटा स्क्रैप हो गया है, अगर वो बिक जाता है तो उसको बेच के कुछ पैसे तो वापिस आ जाएंगे। तो जब कुछ पैसे वापस आ गए तो कॉस्ट कम हो जानी चाहिए ना। तो अगर आपको नॉर्मल लॉस सवाल में नजर आता है तो बेटा उससे केवल यूनिट्स कम होनी चाहिए, कॉस्ट कम नहीं होनी चाहिए। आप उसकी कॉस्ट नहीं घटाओगे, लेकिन अगर वो बिक जाता है और उसको बेच के कुछ पैसे मिल जाते हैं तो बेटा आपकी कॉस्ट ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी ना। मैं ये नहीं कह रहा कि इसकी कॉस्ट हटा दो, ये 50 रुपए इसकी कॉस्ट नहीं है, ये 50 रुपए इसकी रियलाइजेबल वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है? क्योंकि बेटा अगर आप कॉस्ट निकालने की कोशिश करो तो 15 लाख रुपए का खर्चा अगर आप 9,500 यूनिट में बांटते हो तो ये तो 150 रुपए से भी ज्यादा की कॉस्ट आएगी। कैलकुलेटर चला के हम देख सकते हैं कि 9,50,000 रुपए का अगर खर्चा हो और 9,500 यूनिट में बटे तो कॉस्ट तो बहुत ज्यादा है हर यूनिट की। तो हम यहाँ पर कॉस्ट की बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात करें कि अगर कुछ नॉर्मल लॉस है और वो बिक रहा है, आपको पता है ऐसा होगा, मेरी 950 यूनिट खराब हो जाएंगी और ये बिक जाती है, और अगर वो बिक जाती हैं तो बेटा हम उसकी रियलाइजेबल वैल्यू से अपनी टोटल कॉस्ट को रिड्यूस कर देंगे। मैं यहाँ पर कॉस्ट लिख रहा हूँ, क्या लिख रहे हैं हम? रियलाइजेबल वैल्यू। कितनी वैल्यू आ रही है बेटा? 47,500। कोई दिक्कत तो नहीं है इतनी बात समझने में? क्लियर है ना इतनी बात? ठीक। तो अगर सब कुछ नॉर्मल चलता, जैसा कि यहाँ पे है, सब कुछ नॉर्मल लिखा हुआ है ना, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड खर्चे सब नॉर्मल है, लॉस भी सिर्फ कौन से वाला लिखा हुआ है? नॉर्मल लिखा हुआ है। अगर सब कुछ नॉर्मल चलता तो आउटपुट कितनी आती? हाँ जी, सभी बच्चे बताएंगे बेटा। अगर सब कुछ नॉर्मल चलता तो आउटपुट कितनी आती? सर 9,500 की इनपुट है, एक्सपेक्टेड लॉस है 950 का, तो आउटपुट आ जानी चाहिए 8,550। और अगर सब कुछ नॉर्मल चलता तो नेट कॉस्ट कितनी होती? सर इतना हमने खर्चा लगा दिया, उसमें से इतना वापस मिल गया, तो बाकी क्या आ जाएगी? नेट कॉस्ट। तो अगर सब कुछ नॉर्मल चलता तो नॉर्मल कॉस्ट कितनी रहती? सर वो रहती 14,52,500। इसमें किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? और अगर सब कुछ नॉर्मल चलता तो आउटपुट कितनी आती? तो इसका मतलब बेटा अगर मैं इस अकाउंट को अभी कभी क्लोज कर दूं तो यहाँ पर 8, अभी नोट मत करना, ध्यान से देखो,
अगर मैं इस अकाउंट को अभी कभी क्लोज कर दूं तो यहाँ पर 8,550 यूनिट आ जाएगी बैलेंस शीट फिगर, और यहाँ पर आपकी नेट कॉस्ट आ जाएगी 14,52,500। तो एक यूनिट की कॉस्ट हमारे को पता चल जाएगी, अकाउंट हमारा टैली हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। लेकिन ये क्लोज तब हो जाएगा जब ऐसा हो जाए जैसा आपने सोचा है कि इतना लॉस हो जाएगा, उतना ही होगा, ठीक है, तब तो हमारा अकाउंट यहीं क्लोज हो जाएगा। लेकिन हमने चेक करा, चलो पहले तो एक काम करते बेटा, एक यूनिट की कॉस्ट बताना क्या आ रही है, 170, 8 के आगे क्या है, 8 कितने डेसिमल तक लेके जाना है बेटा, जितने से मल्टीप्लायर होता है मैं पहले बता चुका हूं। जैसे कि एक यूनिट की कॉस्ट है, बाद में आप इसको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो क्वांटिटी 1000 में चल रही है, तो 4 डिजिट है ना, तो जितने डिजिट से मल्टीप्लाई करना होता है ना उतने डेसिमल तक लेके जाया करो, तो ताकि आंसर एग्जैक्ट आ जाए। तो 169.883, तो अगर सब कुछ नॉर्मल चलता तो ये मेरी एक यूनिट की कॉस्ट आ जाए। अब हमने देखा कि एक्चुअल में आउटपुट कितनी आई है, प्रोसेस कंप्लीट हुआ, एक्चुअल आउटपुट की काउंटिंग हुई, पता चला केवल 8,400 यूनिट्स बनी हैं। क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है जो तुमने सोचा था वही का वही हो जाए, आउटपुट अलग आ सकती है, और आउटपुट आ गई कम, यानी कि जितना लॉस मैंने सोचा था उससे ज्यादा लॉस हुआ। पर जो लॉस मैंने नहीं सोचा था वो कौन सा लॉस है, अबनॉर्मल। जो मैंने सोचा था वो तो नॉर्मल था, तो जो मैंने नहीं सोचा था वो कौन सा लॉस हो गया बेटा, अबनॉर्मल लॉस। क्या ये लॉस आपको पहले से पता था? क्या तुमने इसको भी अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट बना देना है क्या? जरा सोचते हैं यहाँ। अबनॉर्मल बेटा, अबनॉर्मल लॉस वो होता है जो आपको पहले से नहीं पता होता, अनएक्सपेक्टेड होता है, यानी कि एक्सीडेंटल होता है। इसको बेटर मैनेजमेंट पॉलिसीज लगा करके रिड्यूस किया जा सकता है। कैन बी रिड्यूस, बेटा मैं एलिमिनेट नहीं बोल रहा कि सर खत्म ही हो जाएगा, बट रिड्यूस करने के लिए कोशिश की जा सकती है। और क्योंकि आपको पहले से पता नहीं है तो आपके पास ये ऑप्शन भी नहीं है कि तुम इसको कस्टमर से चिपका सको, है कि नहीं। मुझे पता ही नहीं है कि 5% का लॉस होता है। मान लो कस्टमर आया, कस्टमर कहता है भाई साहब 95 यूनिट चाहिए, मैं तो सीधा 95 यूनिट की कैलकुलेशन लगाऊंगा। मैंने 95 यूनिट्स के लिए काम शुरू करा, लेकिन 5 यूनिट लॉस हो गई। अब कस्टमर को सिर्फ 90 यूनिट, क्या कस्टमर 90 यूनिट्स के बदले में 95 यूनिट्स के पैसे दे जाएगा? जब आपको पता ही नहीं था कि 5 यूनिट खराब होने वाली है, तो आपने कस्टमर के साथ प्राइस भी उस तरीके से नेगोशिएट नहीं करा। आपको खुद को ही नहीं पता, तो बेटा जो चीज मुझे पता नहीं है मैं वो चार्ज कैसे करूंगा, वो तो आखिरी में पता चलेगा। बात समझ में आ रही? नॉर्मल आपको पहले से पता था, आपको ज्ञान था, तो आपने रिवर्स कैलकुलेशन करके उससे उतने पैसे चार्ज कर लिए। अब नॉर्मल लॉस के बारे में आपको पता ही नहीं, कस्टमर ने बोला सर 100 यूनिट दे दो, मैंने कहा ठीक है भाई 100 यूनिट 10 रुपए के हिसाब से होती है 1000 की। बाद में क्या हो गया, 5 यूनिट का लॉस हो गया, जो मुझे पहले से नहीं पता। अब मुझे नहीं पता था तो क्वांटिटी तो कम होगी क्योंकि लॉस तो हुआ है। अब मैं कस्टमर को क्या बोलूं, भाई साहब 95 यूनिट के 1000 दे दो, क्या वो दे देगा? वो 100 यूनिट के 1000 देता है, 95 यूनिट के 10 रुपए के हिसाब से 950 ही देगा। यानी कि अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 5 यूनिट तो घटानी है, साथ में उसकी कॉस्ट भी घटानी पड़ेगी। ये नुकसान मेरा नुकसान बनेगा, ये मैं कस्टमर से चार्ज नहीं कर सकता। पॉइंट समझ में आ गया? तो बेटा हमने अब क्या करना है, जो अब आपका नॉर्मल लॉस होगा तो उससे क्वांटिटी तो कम होगी, साथ में उसकी कॉस्ट कम करनी पड़ेगी। क्या कम करना पड़ेगा? कॉस्ट। रियलाइजेबल वैल्यू नहीं बोल रहा, क्या कम करना है? कॉस्ट। उसकी कॉस्ट हटानी पड़ेगी। बेटा जरा कहानी ध्यान से समझो, मेरी एक यूनिट की नॉर्मल कॉस्ट है 169.883। मैं कस्टमर से नॉर्मल अमाउंट ही चार्ज कर सकता हूं, अब नॉर्मल लॉस अपना चार्ज नहीं कर सकता। मेरे पास कोई कस्टमर आ जाए, कहता है भाई साहब 10 यूनिट चाहिए, मेरे हिसाब से 10 यूनिट की कॉस्ट कितनी निकलेगी, यही वाला रेट लगेगा उसके ऊपर, क्योंकि नॉर्मल रेट तो यही है। किसी को 100 यूनिट चाहिए तब भी यही रेट है। मेरी प्रोडक्शन होनी तो चाहिए थी 8,550, लेकिन प्रोडक्शन केवल कितनी हुई है 8,400। मैं कस्टमर तक सिर्फ 8,400 यूनिट पहुंचा पाऊंगा, लेकिन मैं हर यूनिट के ऊपर रेट सिर्फ कौन सा चार्ज कर सकता हूँ, नॉर्मल। मैं कस्टमर के ऊपर अपने किसी अब नॉर्मल लॉस का बर्डन नहीं डाल। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो आप कस्टमर को चाहे अपनी एक्सपेक्टेशन से कम यूनिट दो, चाहे ज्यादा यूनिट दे दो, आप कस्टमर से रेट कौन सा चार्ज करोगे, नॉर्मल। हाँ, जितना माल उसके पास जाएगा उतने माल के पैसे तो देगा। 8,400 जाएंगी, 8,550 नहीं जाएंगी। जितना माल जाएगा उसके पैसे दो, नॉर्मल रेट से दो।
शब्द समझ में आ रहे हैं? मैं कस्टमर से जितना माल कस्टमर को सप्लाई करने वाला हूं सिर्फ उसी के पैसे चार्ज करूं, और रेट भी कौन सा रहेगा? नॉर्मल। यानी कि इस रेट की कैलकुलेशन करने तक आपने अब नॉर्मल इफेक्ट अभी अगर अपने अकाउंट में कहीं पे दिखाया है क्या? अभी तक नहीं। सबसे पहले अब नॉर्मल इफेक्ट दिखाने से पहले अपना नॉर्मल रेट ढूंढ लेना, क्योंकि कस्टमर से आप सिर्फ नॉर्मल रेट चार्ज कर सकते हो। नॉर्मल रेट मिल गया। अब एक्सपेक्टेशन के हिसाब से 8,550 यूनिट बननी चाहिए थी। मेरे इस अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर भी 8,550 यूनिट ही आ रही है, माइनस करके देखोगे तो। लेकिन 8,550 के दो टुकड़े हो गए, 8,400 तो फाइनल आउटपुट हो गई, और 150 यूनिट का क्या हो गया? अब नॉर्मल लॉस। एक बात फिर से सामने ध्यान से समझो, ये 169.883 की जो कॉस्ट है ये 8,550 यूनिट की है। इस 8,550 यूनिट के दो हिस्से हो गए, कुछ माल अगले प्रोसेस में जाएगा, कुछ माल लॉस हो गया, लेकिन रेट तो दोनों के लिए यही है ना, 169। इसी रेट वाली 8,550 यूनिट की उसी के दो टुकड़े हो रहे हैं। तो जब आप अपना अबनॉर्मल लॉस यहां पर लिखोगे, सर 150 यूनिट एक्स्ट्रा खराब हो गई, ठीक है, लेकिन हम इसको रिकॉर्ड किस पे करते हैं? हम इसको रिकॉर्ड करेंगे बेटा कॉस्ट पे। सर कॉस्ट पे क्यों रिकॉर्ड करना है? क्योंकि मैं अबनॉर्मल खर्चा, अबनॉर्मल लॉस कस्टमर से चार्ज करना नहीं चाहता। जितनी आउटपुट नेट बनेगी उस आउटपुट से केवल नॉर्मल कॉस्ट ही चार्ज होनी चाहिए। अगर आपने इसकी कॉस्ट यहाँ पर नहीं हटाई तो इस 150 यूनिट की कॉस्ट भी बाकी की 8,400 गुड यूनिट पे चली जाएगी। बात समझ में आ रही है? सर हमने ना सीखा था अकाउंट्स में कि जो लॉस होता है ना वो डेबिट साइड पे चार्ज होता है। लॉस तो डेबिट साइड पे डालते थे, नहीं डालते, क्रेडिट साइड पे डाला था कभी लॉस? मैं तो लिख रहा हूं, देखो यहाँ पर मैंने अब नॉर्मल लॉस बेटा क्रेडिट साइड पे लिख दिया। हम लॉस को, हम कंफ्यूज कर रहा हूं, हो जाओ कंफ्यूज, तुम बातें नहीं सुनोगे तो कंफ्यूज ही होगी। पहले बेटा जो आप डेबिट साइड पे लिखते थे ना वो होता था लॉस को चार्ज करना। क्या मैं लॉस को चार्ज करने की बात मैं कह रहा हूं? हटा दो, हम तो रिमूव कर रहे हैं, लॉस चार्ज नहीं कर रहे, लॉस को रिमूव कर रहे हैं ताकि कस्टमर से चार्ज ना हो। मेरा नुकसान बनेगा, इसको फिर मैं कॉस्टिंग मिडल में चार्ज करूंगा। कॉस्टिंग मिडल डेबिट साइड पे आएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? हम यहाँ पर क्रेडिट साइड पे लिख के क्या लॉस को चार्ज कर रहे हैं? नो, हम रिमूव कर रहे हैं ताकि कस्टमर के पास जो कॉस्ट जाए वो केवल कौन सी जाए? नॉर्मल जाए। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जो कॉस्ट रिकॉर्ड होगी वो सिर्फ नॉर्मल होगी। तो जो 150 यूनिट अब नॉर्मली लॉस हो गई है उसकी कॉस्ट हटा रहा हूं मैं। हम उसकी कॉस्ट हटा रहे हैं, किस रेट से हटा रहे हैं बेटा? 168.883। 25,482। तो मैंने 25,483 हटा दिया। मैंने कहा नहीं भैया ये कस्टमर के पास नहीं जानी चाहिए, ये मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट नहीं बनना चाहिए। कस्टमर से मैं केवल उसी माल के पैसे चार्ज करूंगा जो माल बना है, और रेट भी कौन सा रहेगा? नॉर्मल। बाय, अब ये 8,400 यूनिट अगले प्रोसेस में जाएंगी। बाय प्रोसेस बी रेट रहेगा बेटा 169.883। वैल्यू बताना बेटा 8,400 यूनिट की। 14,27,000 17,017 बेटा आप इसको बैलेंसिंग फिगर भी निकालते ना तब भी यही आता। बैलेंसिंग फिगर भी निकाल दोगे तब भी यही आएगा, कैलकुलेट करके निकालोगे तो अकाउंट टैली हो जाएगा पूरा। यहाँ पर 9,500 यूनिट है, यहाँ पर भी 9,500 यूनिट है। टोटल कॉस्ट होगी बेटा यहाँ पर 15 लाख, वहां पर भी क्रेडिट साइड पे पूरे 15 लाख। हाँ जी बेटा, इस अकाउंट को ध्यान से समझे। प्रोसेस बी से माल आया, हमने कुछ खर्चे लगा दिए, हमारे पास कुछ नॉर्मल लॉस होने वाला था, लेकिन वो लॉस बिक रहा है। बिकने से कुछ पैसा आ जाएगा तो मेरी कॉस्ट कम हो जाएगी। मैंने क्रेडिट साइड पे उसकी रियलाइजेबल वैल्यू लिखी है। इसके ऊपर बेटा तारा बना देते हैं और तारे को ले आते जमीन पे।
और इस तारे के आगे क्या लिखेंगे? तारा क्या बता रहा है? ये कह रहा है जी रियलाइजेबल वैल्यू है। कॉस्ट नहीं है, हमको तो पता नहीं एक यूनिट की कॉस्ट तो ये है 169.883 और हमने ऊपर सिर्फ नॉर्मल लॉस 50 रुपए पे लिखा है, तो हमने नॉर्मल लॉस बेच दिया, उससे कुछ कॉस्ट कम हो गई। फिर मेरी उम्मीद के हिसाब से जो आउटपुट आनी चाहिए थी वो आनी चाहिए थी 8,550 और उम्मीद के हिसाब से जो नॉर्मल कॉस्ट होती वो होती 169.883। मैंने कहा बहुत बढ़िया, अगर यही कहिए याद है तो ऐसे कैसे ट्रांसफर कर देंगे, लेकिन पता चला आउटपुट आई है कम, 8,400 यूनिट की आउटपुट आई, यानी कि जब अगले प्रोसेस में माल ट्रांसफर होगा वो सिर्फ 8,400 होगा, रेट उसके ऊपर नॉर्मल वाला ही लगाना है, तो हमने ट्रांसफर कर दिया। बाकी का 150 यूनिट क्या हो गई? अब नॉर्मल लॉस, और अब नॉर्मल लॉस की बेटा हम रियलाइजेबल वैल्यू नहीं लिख रहे, क्या लिख रहे हैं? कॉस्ट। उसकी कॉस्ट हटाना जरूरी है, उसकी कॉस्ट अगर प्रोसेस में पड़ी रहेगी तो वो उस माल की कॉस्ट बन जाएगी जो माल कंप्लीट हो गया, लेकिन हम अब नॉर्मल कॉस्ट को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट नहीं बनाते। कभी 11वीं क्लास में मना हो गया था, जब 11वीं कक्षा में तुमने लॉस बाय फायर की एंट्री करी थी ना, लॉस बाय फायर डेबिट टू परचेज, याद आ रहा है? लॉस बाय फायर डेबिट टू परचेज, लॉस बाय फायर परचेज में से हटा देते थे, यानी कि ट्रेडिंग में से हटा दिया, और फिर एंट्री करते थे पीएनएल अकाउंट डेबिट टू लॉस बाय फायर, पीएनएल में डाल दिया। इससे आपके अकाउंट पर नेट कोई इफेक्ट नहीं पड़ा बेटा। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या करा, टू परचेज लिखा हुआ था, उसमें से माइनस कर दिया लॉस, और फिर वही वाला लॉस नीचे पीएनएल में लिख दिया। आपके प्रॉफिट पर कोई प्रभाव पड़ रहा है क्या? इसका कोई इफेक्ट नहीं है। सर क्यों कर रहे थे फिर हमेशा? सर मन कर रहा था, खाली बैठे क्या करें, आओ डिडक्ट करें और प्लस करें। ऐसा करने का कोई कारण नहीं है बेटा, इसको बुक करने का, इस तरीके का ट्रीटमेंट का एक ही कारण है, हम उसको ट्रेडिंग से हटा करके पीएनएल में शिफ्ट कर रहे हैं, ताकि, क्योंकि जो बेटा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, वो कहां पर कैलकुलेट हो रही है? ट्रेडिंग अकाउंट में। और मैं नहीं चाहता कि मेरा अबनॉर्मल लॉस मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट बन जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, ऊपर से हटा दिया, जहां पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट होती है वहां से हटा दो, लेकिन नुकसान तो है तो चार्ज कर लो नीचे, लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट बनने नहीं देना। वही ट्रीटमेंट हम यहाँ पर कर रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट मत बनने दो भैया, पहले इसको यहाँ से हटा लो। नुकसान तो है, वो कॉस्टिंग मिनल से चार्ज भी होगा, लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट नहीं बनना चाहिए, इसलिए हम उसको यहाँ से हटा रहे हैं। पॉइंट समझ में आ गया? ठीक है, प्रोसेस सी के बाद क्या आएगा? हाँ, उसकी कॉस्ट थोड़ी हटाइए बेटा, ध्यान से देखो, कॉस्ट जब हटाई थी तो इसका मतलब उसकी कॉस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट बनी हुई है। बेटा हर अमाउंट के पीछे कारण है, कौन सी वैल्यू किस चीज पे रिकॉर्ड हो रही है, क्यों रिकॉर्ड हो रही है, कहानी सही तो बताया। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो। नॉर्मल लॉस को किस पे लिखा हुआ है? 50 रुपए पे, कॉस्ट पे नहीं लिखा, क्योंकि हम नॉर्मल लॉस की कॉस्ट को तो कॉस्ट का पार्ट बने रहना देना चाहते हैं। हमने उसको रिकॉर्ड करे रियलाइजेबल वैल्यू से, क्योंकि जो पैसा आ रहा है वो मेरी कॉस्ट को घटा देगी। सर क्या अब नॉर्मल लॉस नहीं बिकेगा? तुम्हारे थॉट प्रोसेस कहां जा रहे हैं? सोच क्यों नहीं रहे हो? खाली छपाई कार्यक्रम पे जोर लगा रखा है। सर आप बोलते रहो, हम करते जा रहे कुछ, लेकिन हम प्रोसेस नहीं कर रहे। सवाल तुम्हारे सामने दो लॉस लिखे हुए हैं। एक बारी जो लॉस मैंने सोच रखा था वो बिक जाएगा, और जो लॉस मैंने नहीं सोचा था वो नहीं बिकेगा। लॉस तो लॉस है ना। स्क्रैप डीलर आके ये थोड़ी पूछेगा बताओ जो तुमने सोचा था वो कौन सा है। पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? पैसे मिलेंगे, पैसे मिलेंगे, और उसी रेट पे मिलेंगे। सारा माल एक साथ बड़ा स्क्रैप पे, ऐसा थोड़ी जो अब नॉर्मल लॉस मिलेंगे उस पे लिखा हुआ है ये अब नॉर्मल वाला ये नहीं बिकेगा, ऐसा कुछ नहीं है ना। लॉस सारा सेम कैटेगरी का है, बट जितना तुमने सोच रखा था उसको तुमने बोल दिया नॉर्मल, जो तुमने नहीं सोच रखा था उसको तुमने क्या बोल दिया? अब नॉर्मल। स्क्रैप डीलर आके खड़ा हुआ है, उसको कोई मतलब है तुमने क्या सोचा था क्या नहीं सोचा था? बोले टोटल लॉस कितने का है? 950 सोचा हुआ, 150 नहीं सोचा हुआ, टोटल लॉस कितने का है? 1100। तो वो 1100 के पूरे पैसे देके जाएगा, पैसे मिलेंगे। बाद में क्या होगा जब आपके पैसे मिलते, जैसे लॉस बाय फायर में क्या होता था, इंश्योरेंस कंपनी कुछ पैसे दे देती थी, उससे हमारा नेट लॉस रिड्यूस हो जाता था, है ना। सेम काम यहाँ पर होगा। अभी फिलहाल आपका लॉस ये है, जब आप इसको कॉस्टिंग मिल में चार्ज करने के लिए जाओगे तो उससे पहले 50-50 रुपए हर यूनिट के मिल चुके होंगे।
वो नुकसान कम हो जाएगा, कॉस्टिंग मिडल में नेट लॉस चार्ज होगा, ठीक है। उसके लिए हमारे को एक खाता बनाना पड़ेगा, अब नॉर्मल लॉस अकाउंट, ठीक है, वो बाद में देखेंगे। हाँ वापिस आ जाओ, वापिस आ जाओ। प्रोसेस डी अकाउंट बनाएंगे बेटा, मजा आ रहा है ना? बिल्कुल काम वही का वही करना बेटा, डेबिट साइड पे खर्चे, क्रेडिट साइड पे माल ट्रांसफर। सारी फोटो सेशन एक साथ करवा दूंगा बेटा, अलग अलग पोज, अलग जूम आउट जूम इन। चलो बेटा, यहां पर यूनिट्स एंड अमाउंट, यूनिट्स एंड अमाउंट। तो प्रोसेस सी से माल कितना ट्रांसफर हुआ भाई? 8400 यूनिट्स, 14,27,017 रुपीज। तो टू प्रोसेस सी, ₹14,27,017। फिर अब प्रोसेस डी अपने खर्चे करेगा, मटेरियल लगाएगा, लेबर और ओवरहेड्स यानी कि एक्सपेंसेस। बेटा इसने मटेरियल लगाया 1,72,093 रुपीज, लेबर 2 लाख, ओवरहेड 2 लाख, ये सब इसके खर्चे प्रोसेस डी के। इस प्रोसेस का भी पास्ट एक्सपीरियंस है, इस प्रोसेस में 5% लॉस हो जाता है। तो बेटा अगर सब कुछ नॉर्मल नॉर्मल चले, कृपया ध्यान से सुने बेटा, सारी बातें फिर से रिपीट होंगी, वही कभी जो प्रोसेस सी में रिपीट हुई थी। तो नॉर्मल लॉस कितना होएगा सर? 8,400 का 5% होता है 420 यूनिट, और मान लो बेटा ये हर यूनिट 100 रुपए के हिसाब से बिक जाती है। ये क्या कॉस्ट लिख रहे हैं क्या? रियलाइजेबल वैल्यू। तो 420 यूनिट्स खराब हो जानी चाहिए, 100 रुपए के हिसाब से 42,000 रुपए मुझे मिल जाएंगे। फिर हम रुक जाएंगे, फिर हम सोचेंगे अगर सब कुछ नॉर्मल नॉर्मल चलता तो क्या होता? सर अगर सब कुछ नॉर्मल नॉर्मल चलता तो खर्चा होता आपका, हाँ जी बेटा, डेबिट साइड पे खर्चे, इसको माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा जी? ये कैसे आ रहा है? फिर ये 83 कर लो यार, 110 कैसे आ सकता है? अच्छा ये 17 है, यहाँ पर बेटा दिक्कत है, ये 1,72,983 है। 983 कर लो इसको, अभी 19,58,000 आएगा, सुंदर सुंदर। तो अगर सब कुछ नॉर्मल नॉर्मल चलता तो मटेरियल कॉस्ट आती, सॉरी नॉर्मल कॉस्ट आती बेटा 19,58,000 की, और अगर सब कुछ नॉर्मल नॉर्मल चलता तो आउटपुट कितनी आती? 8400 में से हाँ 420 यूनिट खराब हो जाएगी तो बेटा 7,980 यूनिट्स। तो अगर सब कुछ नॉर्मल नॉर्मल चलता तो एक यूनिट की कॉस्ट क्या होती? 3,634, 245.3634। ठीक है जी। फिर हम क्या करते हैं, उसके बाद चेक करते हैं एक्चुअल में आउटपुट कितनी आएगी। फिर हमने चेक करा और देखा कि एक्चुअल आउटपुट है 8,200 यूनिट्स।
एक्चुअल आउटपुट आई 8200 यूनिट। जितनी सोची थी उससे ज्यादा बन गई, जितनी डाली थी उससे ज्यादा नहीं बनी। इनपुट से ज्यादा आउटपुट नहीं हो सकती ना। 1000 इंजन भेजे, 2000 गाड़ियां बन गई, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो आउटपुट जो है बेटा एक्सपेक्टेड आउटपुट से ज्यादा आई, यानी कि जितना लॉस आपने सोचा था उतना लॉस हुआ ही नहीं है, लॉस उतना नहीं हुआ। अब 8200 यूनिट है बेटा। आपके इस प्रोसेस अकाउंट में जो कॉस्ट लिखी गई है, कृपया सभी बच्चे ध्यान से समझे, आपके इस प्रोसेस अकाउंट में जो कॉस्ट आ रही है ना बेटा, वो 7980 यूनिट्स की कॉस्ट आ रही है, बैलेंसिंग फिगर देखा जाए, ठीक है। और वो कॉस्ट है 245.3634 नॉर्मल कॉस्ट। मैं कस्टमर को जो भी माल दूंगा इसी नॉर्मल कॉस्ट पे दूंगा। पिछले प्रोसेस के अंदर हमने देखा कि हमारा माल कम बना, लेकिन मैंने क्या कस्टमर से ज्यादा पैसे चार्ज करने की कोशिश की। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, 8400 बनी है, 8400 आएंगी, लेकिन रेट नॉर्मल वाला ही लगाऊंगा, कोई अब नॉर्मल खर्चे का नहीं। अब यहां पर आउटपुट बन गई ज्यादा, 7980 के ऊपर खर्चा होना चाहिए था 19,58,000। अगर 7980 बन जाती तो मैं पूरा का पूरा 19,58,000 का खर्चा ट्रांसफर कर देता, लेकिन 7980 की जगह बनी कितनी, 8200। अब क्या करें, कस्टमर के पास जाएंगी कितनी, 8200, ये बात तो पक्की है, लेकिन क्या आपके प्रोसेस में 8200 यूनिट है ट्रांसफर करने के लिए? मेरे प्रोसेस में तो 7980 है ना। और जब मैं कस्टमर को 8200 यूनिट दूंगा तो क्या मैं ऐसा करूं, कोई बात नहीं, यूनिट ज्यादा बन गई तो बन गई, खर्चा तो वही है ना, इसी खर्चे पे दे दो। अरे यूनिट ज्यादा बन गई है, खर्चा तो वही है, खर्चा उस 19,58,000 पे 8200 यूनिट दे दें। जब मेरे को कम यूनिट बना पाया था मैं, जब मुझे नुकसान हुआ था, क्या वो मेरा नुकसान शेयर करने के लिए आया था? मैं उसको बताऊंगा, याद कर वो दिन जब मेरी आउटपुट कम बनी थी, मैंने तुझे कम आउटपुट दी थी और तूने मुझे पैसे भी कम आउटपुट के दिए थे। अब मेरी आउटपुट ज्यादा बनी, मैं तुझे ज्यादा आउटपुट दूंगा तो पैसे भी ज्यादा आउटपुट के ही लूंगा। सीधी सी बात है ना। ना मैंने नुकसान ट्रांसफर किया, ना मैं प्रॉफिट ट्रांसफर करूंगा, प्रॉफिट भी मेरा ही है। यानी कि अब हम कस्टमर को पूरी 8200 यूनिट ट्रांसफर करेंगे जो एक्चुअल में बनी है, और उसके ऊपर पैसे भी पूरे चार्ज करेंगे, लेकिन मैं उसको लूट नहीं रहा अभी भी। तो तुमको लग रहा हो सर आपका खर्चा कम हुआ फिर भी आप ज्यादा चार्ज कर रहे हो, ऐसा नहीं, मैं उससे नॉर्मल रेट ही तो चार्ज करूं। यही तो रूल है कि कस्टमर से आप नॉर्मल कॉस्ट चार्ज करो। मेरी नॉर्मल कॉस्ट कितनी है, 245.36 रुपीज। मैं यही चार्ज कर रहा हूं, जितना भी माल मैं कस्टमर को दूंगा पूरे माल पर यही रेट चार्ज हो जाएगा। तो ये माल फिनिश्ड गुड्स में चला गया, तो बाय फिनिश्ड गुड्स अकाउंट रेट यही रहेगा बेटा 245.3634। कितनी वैल्यू आ गई? 9। अच्छा 9 खत्म नहीं हुआ, समझो अभी बेटा। आपके प्रोसेस अकाउंट में क्या 8200 यूनिट ट्रांसफर करने के लिए पड़ी हैं? आपके प्रोसेस अकाउंट से जो बैलेंसिंग फिगर आता है ना वो 7980 यूनिट्स है, और ना ही आपके प्रोसेस अकाउंट में इतनी कॉस्ट पड़ी है जो ट्रांसफर हो जाए। अब मैं देख रहा हूं मेरे प्रोसेस अकाउंट में तो क्वांटिटी कितनी लिखी हुई है 7980 की, और कॉस्ट भी कितनी लिखी हुई है 19,58,000, लेकिन मैं ट्रांसफर कितनी कर रहा हूं देखो 20,11,980। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, पहले अपने प्रोसेस अकाउंट में जो एक्स्ट्रा यूनिट बनी है, कितनी एक्स्ट्रा यूनिट बन गई, वो बुक करनी पड़ेगी। इसको बोलते हैं बेटा अब नॉर्मल। ये 280 यूनिट जो कम बनी थी पहले, जब कम बनी थी तो हम क्या बोले थे, अब नॉर्मल लॉस। अब एक्स्ट्रा बन गई तो ये क्या बन गया, अब नॉर्मल गेन। और क्योंकि मैं इस नुकसान को, इस फायदे को कस्टमर से चार्ज करने वाला हूं, तो बेटा उसको पहले आपको प्रोसेस अकाउंट में बुक करना पड़ेगा। अब नॉर्मल गेन 220 यूनिट बनी है, तो बेटा पहले उसकी कॉस्ट रिकॉर्ड करोगे तभी तो कस्टमर से चार्ज कर पाओगे। आपने क्रेडिट साइड पे तो लिख दिया 8200 यूनिट, प्रोसेस में भी तो 8200 बैलेंसिंग फिगर आना चाहिए। आपने क्रेडिट साइड पे कॉस्ट लिख दी 20,11,980, आपके पास प्रोसेस में भी तो बैलेंसिंग फिगर वही आना चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, जो 220 यूनिट एक्सपेक्टेशन के मुकाबले ज्यादा बन गई हैं, पहले उसकी कॉस्ट रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। 220 यूनिट 53,900
ये आपको रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। रेट वही का वही है बेटा 245 पॉइंट। जब लॉस हुआ था क्रेडिट साइड से रिमूव कर दिया था अब नॉर्मल, और जब गेन हुआ है तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया है, क्योंकि भैया जितना भी माल बनेगा वो मेरे कस्टमर को देना है, नॉर्मल रेट पे देना। कहानी समझ में आ रही? सर आपने इसकी कॉस्ट रिकॉर्ड कर दी, लेकिन आपने कोई खर्चा तो करा नहीं है। मैंने 220 यूनिट की कॉस्ट रिकॉर्ड करी डेबिट साइड पे ताकि मैं कस्टमर के पास ट्रांसफर कर सकूं, लेकिन क्या मैंने खर्चा किया इन 220 यूनिट के लिए? कोई नो। इसीलिए इसका नाम क्या लिखा है? बिना खर्चा किए माल मिल रहा, तो ये फायदा है। तो इसके लिए हम अलग से अपना एक अब नॉर्मल गेन का अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, खर्चा किया नहीं है लेकिन माल तो है, तो उस माल की हमने कॉस्ट रिकॉर्ड करी और उस कॉस्ट को मैं क्या बोलूंगा? मेरा फायदा। ये अकाउंट बेटा ऑटोमेटिकली टैली है, आपको कोई बैलेंस शीट फिगर निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बिल्कुल प्रोसेस सी के जैसी बनाया, कुछ भी नया काम नहीं करा। प्रोसेस बी में बस नया क्या था, यहां पर यूनिट्स एक्स्ट्रा बन गए, तो क्या मिल गया हमारे को? अब नॉर्मल गेन। कम बन गई थी प्रोसेस सी में, तो वो क्या बन गया था? अब नॉर्मल लॉस। अब नॉर्मली अगर लॉस हुई है तो रिमूव कर दो, क्योंकि आप कस्टमर से चार्ज नहीं कर सकते। अब नॉर्मली अगर गेन हुआ है तो आप जितना भी माल ट्रांसफर करोगे उसकी कॉस्ट रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। अब नॉर्मल गेन रिकॉर्ड कर देंगे डेबिट साइड। सारी बात समझ में आ गई? हाँ जी, कौन सा स्क्रीनशॉट लेना बेटा? प्रोसेस सी का ले लिया। तो बेटा हमने 4 प्रोसेस अकाउंट बनाए। पहले प्रोसेस अकाउंट बहुत सिंपल, कुछ नहीं, ना नॉर्मल लॉस, ना नॉर्मल लॉस, ना नॉर्मल गेन। प्रोसेस बी में हमने देखा अगर नॉर्मल लॉस हो जाए तो उसको क्रेडिट साइड से हटा देना चाहिए, क्वांटिटी तो गई, और उससे मेरी कॉस्ट भी कम नहीं होती, क्योंकि हम उस कॉस्ट को बाकी की गुड यूनिट्स का पार्ट बना के रखते हैं। लेकिन फिर हमने देखा कि अगर नॉर्मल लॉस बिक रहा हो तो उससे आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। ठीक है, तो अगर बिक रहा हो तो उसको रियलाइजेबल वैल्यू पे हम रिकॉर्ड कर लेंगे और अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर देंगे। अगर आपकी नॉर्मल आउटपुट से एक्चुअल आउटपुट कम आ जाए तो आपको नुकसान हुआ है, बोला जो आपने सोचा भी नहीं था, और जो नुकसान मैंने नहीं सोचा था वो कौन सा नुकसान हो गया बेटा? अब नॉर्मल लॉस। और अब नॉर्मल लॉस को फिर हमारे को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब नॉर्मल लॉस में कस्टमर से चार्ज नहीं कर सकता, इसलिए मैंने अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट बनने नहीं देना, और क्योंकि मुझे उसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट नहीं बनने देना तो हटाना पड़ेगा, तो मैंने उसकी पूरी कॉस्ट हटा दी। ठीक है जी, और जो गुड यूनिट थी वो बच गई, उसके ऊपर नॉर्मल रेट के हिसाब से रिकॉर्ड कर दी कॉस्ट। प्रोसेस डी में हमने देखा जी जितना माल लॉस होना चाहिए था उससे कम लॉस हुआ, तो जितना माल बनना चाहिए था उससे ज्यादा बन गया, तो कोई बात नहीं, कम बना या ज्यादा बना ट्रांसफर होगा नॉर्मल रेट पे। मैंने ज्यादा माल बना लिया, मैंने नॉर्मल रेट पे ट्रांसफर कर दिया, लेकिन मैंने देखा कि मेरे अकाउंट में तो इतनी यूनिट्स है ही नहीं जो ट्रांसफर हो रही है, एक्स्ट्रा यूनिट्स बन गई है, तो पहले उसकी कॉस्ट रिकॉर्ड करूंगा तभी तो ट्रांसफर कर पाऊंगा। बिना कॉस्ट रिकॉर्ड करे माल ट्रांसफर करना पॉसिबल ही नहीं। तो कॉस्ट मैंने रिकॉर्ड करी, मैंने पे नहीं करी, रिकॉर्ड करी है। और सर अगर मान लो कोई खर्चा आपके बिहाफ पे कोई और दे दे, पैसे का ना जाना आने के बराबर हो जाता है, वो गेन है, वो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड करा। सर आप गेन डेबिट साइड पे क्यों रिकॉर्ड करो? गेन तो क्रेडिट होता है ना। अरे कॉस्टिंग मॉडल में क्रेडिट ही आएगा, ठीक है ना। यहाँ पर तो मैं कॉस्ट के रूप में रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसको, कॉस्टिंग मॉडल बनाएंगे तो वहां पे क्रेडिट ही आएगा। यूजुअली एक क्वेश्चन में 2 प्रोसेस होते हैं, सी और डी। नाम ए भी होएगा, सी और डी वाला होएगा, मतलब एक नहीं बनाने यही वाले पढ़ेंगे बेटा। देखो क्वेश्चन को बेटा कैसा भी हो सकता, मना थोड़ी कर दोगे, वो तुम्हारे को नंबर देगा उसके हिसाब से। ठीक है, 10 नंबर पे अगर उसने बेटा ऐसे वाले 4 दे दिए तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं लगती। प्रोसेस ए में और बी में क्या करा तुमने, तो इसलिए वो ए और बी नॉर्मली नहीं पूछता, वो 10 नंबर के अंदर 2 ही प्रोसेस पूछेगा अगर ये वाला प्रोसेस वाला क्वेश्चन आता है तो। इस चैप्टर के अंदर बेटा टोटल 3 हिस्से हैं। ठीक है, लगभग 1 से लेकर 17 तक एक चलेगा, उसके बाद 18 से लेकर के हमारा क्वेश्चन नंबर 32 तक एक चलेगा, और उसके बाद फिर थर्ड पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। वो सीएमए वाली बुक के अंदर तो चैप्टर ही अलग होता है, ठीक है, लेकिन हमारे पास एक ही चैप्टर के अंदर ही पूरे हिस्से हैं। तो जैसे इसमें प्रोसेस अकाउंट है, लगभग 17-17 क्वेश्चन तक का आपका कॉन्सेप्ट समेट लिया है।
तो जब हमारे को आगे क्या बनाने, सवाल ही बनाने, होमवर्क नहीं दे रहा सारे के जो 17 तक होमवर्क, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो उसमें हमने ये वाले कॉन्सेप्ट लगाने, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। हाँ, क्वेश्चन की इंग्लिश बदलती रहेगी, तो क्वेश्चन कुछ ना कुछ बताएगा, उसकी इंटरप्रिटेशन लेनी पड़ेगी। उसके बाद आएगा अधूरे माल की वैल्यूएशन। यहाँ पर तो जो माल बन रहा है सारा पूरा बन रहा है, अधूरा है कहाँ, अधूरे माल की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। लगभग 15-16 सवाल अधूरे माल के आएंगे। फिर उसके बाद हम कहां पर जाएंगे, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट्स के ऊपर, जहां पर मल्टीपल प्रोडक्ट एक साथ बन रहे होंगे तो उसकी वैल्यूएशन कैसे होगी। सर क्या हमारी क्लास खत्म हो गई? नहीं, एक सवाल करना है बेटा, एक सवाल करवाऊंगा तभी 3 सवाल होमवर्क दे पाऊंगा। आओ, वो तुम्हारी नालायकी है।